3 खत्म नहीं होने वाला, देखना कितना क्वेश्चन है। समझना था। लेसन 6.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और बात क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर पूरी तरह से सर्वांग सम और समरूपता पे आधारित है, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझना पड़ेगा कि समरूप और क्या था, सर्वांग समता क्या होता है। इस विषय में पहले भी बताया गया था शुरुआत में 6.1 में ही, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनका कुछ एडवांस लेवल और पार करना पड़ेगा इसकी समझने के लिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि समरूप और सर्वांगता होता क्या है, और किसी भी बहुभुज में किस प्रकार से पहचान करेंगे कि कौन सा आकृति समरूप है, कौन सा सर्वांग है, उसका क्या रूल है और किस प्रकार से हम उसको पता कर सकते हैं ना। तो इसको चेक करने के लिए चलो इस पहले समझते हैं। एक लेते हैं समरूप। समरूप का मतलब बताया गया था जो सिर्फ रूप में एक समान हो और सबसे एक समान नहीं हो। और एक बताया गया था सर्वांग समता, सर्वांग सम। दो बातें हैं, दो अलग अलग चीज़ है। सर्वांग सम का मतलब क्या बताए थे कि जो हर तरीका से एक समान हो, चाहे उसका आकार से हो, उसका डिजाइन से हो, रूप से हो, सूरत से हो, या फिर उनके हर प्रकार के माप से हो, वो एक जैसा अगर मिलेगा तो उसे सर्वांग सम कहेंगे। अगर इसका माप एक समान नहीं हो, सिर्फ देखने में एक जैसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वांग सम कहेंगे, सॉरी हाँ समरूप कहेंगे। तो रही बात किसी भी बहुभुज में पता करने का दो तरीका होता है कि कोई भी आकृति समरूप है या फिर नहीं है। तो इनका पहला पॉइंट क्या हुआ, ये है ना, इसका इतना सारा जो जो देखने में क्या हो, एक जैसा हो। ये सीधा सा अर्थ हो गया, मतलब नॉर्मली समझने के लिए देखने में एक जैसा हो, आपको दिखा दिए थे, लिखाए थे। दूसरा पॉइंट लेते हैं, कोई भी बहुभुज अच्छा कोई भी समान भुजा वाला समान भुजा वाले बहुभुज समरूप होगा, यदि इनका दो पॉइंट लिखाया गया था कि समरूप पहचानने का दो नियम था। सबसे पहला नियम क्या था, इनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख के दिया गया था, इनके संगत भुजा कैसा हो, संगत भुजा अनुपातिक हो, है ना, समानुपाती हो। इसका मतलब ये दो पॉइंट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कोई आकृति क्या होगा, समरूप है कि नहीं है। और इसी बात को अगर हम सर्वांग सम में ले जाकर देखते हैं कि सर्वांग सम के अनुसार से क्या होगा, कैसे पता रहेगा किसी भी बहुभुज के लिए, तो इसके लिए सीधा सा अर्थ पहले क्या निकालते हैं, जो हर तरह से क्या हो, हर तरह से समान हो या एक जैसा, जो हर तरह से एक जैसा हो, एक जैसा हो, ये हो गया सर्वांग सम का मीनिंग। अब रही दूसरे पॉइंट पे कि किसी बहुभुज को कैसे पता करेंगे कि वह सर्वांग सम होगा या फिर नहीं होगा। तो सेम बात इसमें भी लिखना है कि कोई बहुभुज कोई भी समान भुजा वाले समान भुजा वाले बहुभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा यदि नंबर पहला पॉइंट
पहला पॉइंट क्या होगा, देखो दोनों का जो पहला पॉइंट एक समान होगा, इनका भी क्या था पहला में कि इनके संगत कोण बराबर होगा, और सर्वांग के लिए भी सेम बात आएगा कि इनका भी संगत कोण आपस में बराबर होता है। इनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होता है, बराबर होगा, बराबर हो। इनका सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इसमें लिखे थे इनके संगत भुजा समानुपाती हो, नहीं, इसमें क्या होगा, इनके संगत भुजा अनुपातिक से इसमें काम नहीं चलेगा, ठीक है। संगत कोण सॉरी भुजा होगा, संगत भुजा क्या हो, बराबर हो, इसमें बराबर वाला बात देना पड़ेगा। अनुपातिक होने से सर्वांग नहीं होगा, सर्वांग के लिए क्या चाहिए, बराबर चाहिए, और जो बराबर होगा वो समानुपाती होता है, इसका मतलब वो तो समरूप भी होता है, ये सब बताया गया था, है ना। तो ये सब बात मेन रूप से क्या हुआ, दो मतलब कि कंडीशन है किसी भी बहुभुज को क्या होना के लिए, सर्वांग यानी तो समरूप होने के लिए। रही बात इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी समान भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा आकृति जिसमें दो भुजा से अधिक भुजा हो जाए उसको बहुभुज बोलते हैं। तो अगर तीन भुजा वाले बहुभुज को देखते हैं तो उसका तुलना तीन भुजा वाले बहुभुज से ही कर सकते हैं, है ना। तीन भुजा मतलब त्रिभुज हो गया, तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से ही चेक करेंगे कि आपस में सर्वांग सम है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि त्रिभुज को हम आयत से मैच करवाएंगे, ये संभव नहीं है। त्रिभुज को त्रिभुज से ही, आयत को आयत से ही, और समांतर को समांतर से ही, यानी कि जो भी भुजा वाले बहुभुज रहेगा समान संख्या में ही उन दोनों का कंपेयर हम कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट था मुख्य रूप से कि पहचानने का। लेकिन इसके अलावा जब भी सवाल में चलेंगे तो अच्छा इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो कि ए एक त्रिभुज हो गया, एन हुआ, इसमें थोड़ा से बड़ा ट्रायंगल है, थोड़ा छोटा है, जिसको ए बी सी यहाँ पे नामांकन कर लिया गया, ये हो गया पी क्यू आर। अब यहाँ पे समझो कि इस आप त्रिभुज आपस में समरूप तभी होगा जब ए जो कोण है, ए नंबर का कोण, ए कोण वो पी कोण के बराबर होना चाहिए। बी कोण किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। सी कोण किसके बराबर होगा, आर के, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सवाल में, ठीक है। कभी कभी लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो अगर पता चल गया कि आपस में समरूप है तो मानना पड़ेगा कि बराबर होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो हमेशा कोण के माध्यम से नहीं पकड़ेंगे, तो समरूप होने का कई 4-5 कसौटी होता है, कम से कम 3 कसौटी होगा उनका, है ना, ऐसे 4 होता है। तो उसी 4 मेथड में से किसी न किसी एक मेथड क्वेश्चन से खोज के निकालना पड़ेगा। अब पता करो इस अगर ऐसा निकल रहा है तो ये आपस में समरूप होगा, समरूप होगा तो एक कंडीशन लागू होगा, मतलब समरूप का ये सब गुण है। अगर समरूप हो गया सोचो कि एक पक्का उसमें ऐसा वाला बात होगा, क्या समझे बात। तो समरूप पकड़ेंगे कैसे, उसका अलग लिखाना पड़ेगा, अभी लिखा ही नहीं उसको। लेकिन समरूप अगर हो गया तो ये दोनों उसमें मिलेगा, अगर सर्वांग सम हो गया तो ये दोनों उसमें मिलेगा, बस यही बात याद रखना। और सर्वांग सम कैसे होगा, ये कैसे पता करेंगे, उसको अलग से लिखाएंगे अभी। तो इसके अलावा क्या बताया गया था, ऐसा तो निकलेगा ही सभी कोण बराबर। इसके अलावा इनका भुजा भी अनुपात, इसको कोण भी दे देते हैं। मान लो कि एक कितना हो गया, 30 का हो गया, यहाँ पर भी क्या कर दिए 30। अगर ए हो गया 80, 90 नहीं होगा, 80 कर देते हैं, ए भी 80, 80 30 कितना हो गया 120, 110 कितना होगा 70 का 180 हमको चाहिए, इससे अधिक तो कर नहीं सकते, इससे कम भी तो नहीं होगा, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक कोण के माध्यम से आपस में बराबर हो गया। अगर तो एक बात तो मैच कर गया, अगर समरूप होगा तो आपस में समरूप का पहचान चिन्ह दे दिए इनको। तो फिर बोला इनके संगत भुजा भी आपस में समानुपाती होगा। इसका मतलब भुजा का भी माप ऐसा हो जाएगा जिसका अनुपात क्या हो जाए, एक समान निकलेगा। एक समान का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इसका लंबाई 5 मीटर का है, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट है अलग बात है। अगर यहाँ पे हम 6 करते हैं, यहाँ पे कितना होगा 12 उसका लिखा होगा। अगर यहाँ पे 8 करते हैं, यहाँ पे कितना होगा 16 होगा। अब अनुपातिक का मतलब क्या होता है, अनुपातिक का मतलब होता है कि ए बी बटे कितना पी क्यू बराबर ही निकलना चाहिए किसका, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर।
तो इनका मान एक समान है क्या? ए बी कितना मान है? 5/10, पी क्यू का 10 है। फिर बी सी कितना हो गया? 8/16, 6/12 कटा दो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यानी कि कितना यहाँ तक आ रहा है क्या? देखो तो यहाँ तक ठीक है ना? 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इनको जब इसी को बोलते हैं समान अनुपातिक होना, है ना, कि एक दूसरे का जब अनुपात निकाले तो हमेशा एक बराबर निकला कि नहीं निकला। तो इसी को बोलते हैं कि इनका भुजा आपस में समानुपाती है। अगर कहीं पर भी मतलब मिस्टेक किया, बराबर नहीं पूरा, तो समझ जाएंगे समानुपाती नहीं हुआ, इसका मतलब ये आकृति समरूप नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई आकृति समरूप होगा तो सबसे पहला पॉइंट के ए वाला बात मैच करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट ए था इसमें कि इनका कोण आपस में क्या था? बराबर था। इसका मतलब कोण ए जो है किसके बराबर? चलो इसको 1 नंबर दे देते हैं। इसको कहते हैं दूसरा नंबर। 1 नंबर में क्या पॉइंट था? इनका कोण बराबर होता है। इसका मतलब कोण ए किसके बराबर हुआ था? कोण पी के बराबर हुआ। फिर कोण बी किसके बराबर? कोण क्यू बराबर। और कोण सी किसके बराबर? कोण आर के बराबर, है ना। ये पहला कंडीशन, ये हुआ सेकंड वाला कंडीशन। दोनों कंडीशन फॉलो इसी प्रकार से होता है किसी भी समरूप त्रिभुज होने के लिए। ठीक है, अगर इसी बात को अगर मैच करवाना चाहेंगे हम सर्वांगसम वाले में, तो आज इसमें आते हैं। इसमें भी 2 त्रिभुज ले लेते हैं। अब बताए थे कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये हर प्रकार से बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इन्हें कि छोटा ही बड़ा नहीं कर सकते। इसमें जो होगा एक बराबर नाप का त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वांगसम ये है। सर्वांगसम का पहचान ऐसा ही होगा, समरूप के नीचे बराबर देना पड़ेगा। चलो इसको मान लिए ए बी और सी, पी क्यू और आर। पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ था? इनके संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ए का जितना कोण होगा उतना ही कोण कितना होगा? पी का होगा, बिल्कुल सेम। और बी का जितना कोण होगा, मान लो कितना लिखे थे इधर? 80, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 80 होगा। यानी पहला पॉइंट बिल्कुल सेम रहता है सर्वांगसम के लिए भी और समरूप के लिए भी। इनका यहाँ पर 70 था क्या? यहाँ पर कितना हो गया? और उसको पी का नहीं लिखे। अच्छा 30। तो पहला पॉइंट में देख रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो रहा है? पी निकलेगा हमेशा। फिर कोण बी बराबर कौन सा होगा? कोण क्यू होगा। कोण सी बराबर कोण आर होगा। ऐसा बात निकलना चाहिए। अगर सर्वांगसम होगा तो ए वाला कंडीशन उसमें लागू रहेगा। इसके अलावा दूसरा नंबर का जब नियम देखते हैं, इसे बताया गया था कि इनके संगत भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें अनुपातिक किया गया था ना, इसमें अनुपात नहीं करना है। क्या करना है? बराबर लेके चलना है। यानी इसमें कहेंगे हम ए बी बराबर क्या होगा? पी क्यू होगा। इसके बराबर बी सी होगा, जरूरी नहीं है। बी सी के बराबर क्या होना चाहिए? क्यू आर होना चाहिए। और ए सी के बराबर क्या होना चाहिए? ठीक है, बस एक कंडीशन होगा सर्वांगसम के लिए और एक कंडीशन होता है समरूप के लिए। हाँ, तो मतलब यही बात पता चला अभी तक में कि अगर कोई सर्वांगसम होगा यानी उसके अंदर ये सब बात रहेगा। क्लियर है? और कोई आकृति समरूप होगा तो उसके अंदर में ऐसा बात रहेगा। कोण बराबर भुजानुपातिक, कोण बराबर भुजा भी बराबर। ठीक है, तो ये सब सर्वांगसम होने के लिए उसके अंदर का एक क्वालिटी हो गया। अब इसके बाद बताएंगे कि सर्वांगसम कैसे पहचानेंगे या फिर समरूप कैसे पहचानेंगे किसी भी आकृति में। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बताते हैं। अभी तक जो इसमें क्या सीखे कि सर्वांगसम और समरूप होने पे उसके अंदर में क्या क्या बातें मिलती है। ठीक है, अब समझते हैं कि समरूप और सर्वांगसम की पहचान क्या होता है। पहचान का मतलब होता है उनके कसौटी क्या होगा, है ना। कसौटी के माध्यम से किसी भी आकृति का सर्वांगसमता या फिर समरूपता की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था लिखा हुआ? समरूप था क्या? चलो, समरूपता की कसौटियाँ। तो ये सब जो है एक बार पहले भी लिखाया गया था कक्षा 9 में, है ना। 9 में बताए थे इनकी कसौटियाँ कौन कौन सा होता, बताए होंगे, नहीं बताया गया था। ठीक है, 1 साल होने से क्या होता है। अब समझो, तो इनका सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं ए। इसका मतलब क्या होता है?
थोड़ा सा इनका एक शाब्दिक अर्थ याद रखना। सर आप तो लिखाए थे। वही तो बोले। ऐसा में देखो ए का मतलब ए को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ए मतलब एंगल होता है। ए मतलब क्या हो गया? एंगल मतलब क्या होता है? कौन। यानी ये जहाँ पर भी लिखेंगे उनका मतलब क्या समझ जाना? कौन समझ जाना। यस मतलब होता है साइड। साइड मतलब क्या होता है? साइड मतलब भुजा होता है। तो यस का मतलब क्या होगा? तीन को ए मतलब तीन को कौन। ठीक है। इसको इसका मतलब होता है कौन 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 है ना वाह। समरूपता। चलो कौन 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 समरूपता से मतलब एक कसौटी हो गया इनका। अब इसका कहने का मतलब क्या था? परिभाषा क्या लिखा है? परिभाषा तो लिखाया गया था, वो परिभाषा नहीं आएगा। मतलब आप पकड़ने के लिए सीखो कि किस प्रकार से त्रिभुज पहचान कर पाएंगे। यानी कि अगर समरूप कोई चीज़ होता है तो उसका कुल 6 हिस्सा होता है, 6 भाग होता है। क्या क्या 6 भाग रहेगा? कि 3 कोण तो बराबर रहेगा ही, इसके अलावा 3 भुजा भी अनुपातिक निकलेगा। तो कुल मिलाकर के 6 बात रहता है नहीं। लेकिन किसी भी सवाल में 6 बात नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ को खोजने के लिए। मात्र उसमें 3 ही चीज़ दिया हुआ रहेगा। या तो तीनों कोण दे दे, ए भी नहीं देगा तो इसके अलावा और कुछ कुछ देगा, जिससे पहचान कर पाएंगे कि आकृति समरूप है या फिर नहीं है। ठीक है। 6 हिस्सा नहीं मिलेगा। तो 3 चीज़ से ही पता करो कि समरूप हुआ। समरूप हो गया तो समझ जाओ इसको 6 चीज़ मिल गया, मतलब जैसे मिलना चाहिए था। इसका जो रूल है इनका, भुजानुपात की कोण बराबर। ठीक है। हाँ तो देखो इसका मतलब सिर्फ फिगर से हम समझाते हैं। ये हुआ त्रिभुज। ठीक है। इसमें भुजा की चर्चा नहीं किया गया है। किया गया है क्या? कोई भी भुजा इसमें नहीं है। तो मान लो ए बी सी और पी क्यू और आर, ये 2 त्रिभुज हुआ। इसका अगर कोण ए का जितना भी वैल्यू रहेगा वो कोण पी के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा और कोण सी बराबर कोण आर होगा। बस ऐसे पहचान करने मतलब इस तरह का डिजाइन लिखा। डिजाइन करने मतलब क्या हुआ? एक लकीर तो एक लकीर, दो तो दो, सी तो मतलब समझ में आ रहा है कि कौन किसके बराबर हो रहा है। एक प्रकार से डिजाइन हो गया है। तो कहने का मतलब हुआ इस प्रकार का जो रहेगा कहीं पर भी आकृति में कि तीनों कोण आपस में बराबर हो गया एक दूसरे का, तब समझ जाएंगे कि बस ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हो गया है ना। इसमें भुजा नहीं भी रहेगा तो समरूप समझ जाएंगे। हाँ तो इस कंडीशन से भी क्या हो गया? ये आपस में समरूप है। यहाँ कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी, हिंदी लिखा दे क्या इसका? लिखो। देखो उतारो उतार दी। इसमें कोई दम नहीं है, सब समझा देगा लास्ट में हम। और फटाफट एक साथ काम करते चलो। इसमें कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर इसमें अंडरलाइन करके इसको कर लो। यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो, तीनों संगत कोण के बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज या बहुभुज, त्रिभुज लिखे थे ना, चलो, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। इनका फिगर वही जो बताए थे अभी। जो लिखा है उसी का है। हाँ उसी का। ये
यदि किसी त्रिभुज के तीनों फिर में टिक लिखे है ना कहने बातें नहीं कहने कौन बोल रहा है देखिए ये अजीब लगेगा अरे देखिए नहीं देखिए ये ठीक है। तो इनका पहले मतलब समझ जाओ। तो बोला यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो समझ जाएंगे वह दोनों त्रिभुज आपस में कैसा होगा, समरूप होगा। तो ये दोनों त्रिभुज है, इसमें सिर्फ कोण का ही बात किया गया है कि कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण क्यू बी बराबर कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। अगर तीनों कोण आपस में मिल गया तो समझ जाएंगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हो गया, है ना। समरूप हो गया तो समझा कहीं ना कहीं इनका भुजा भी अनुपातिक होगा। क्लियर है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन अनुपातिक भुजा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ समरूप पहचानने का। और चीज लिखाया जाएगा, पहले उतारो इसको, जल्दी काम करो जितना जल्दी कर सकती। चलो तो पहला नंबर कंप्लीट है। कसौटी नंबर 2, दूसरा नंबर क्या बताता है? इसका कहना है कि अगर तीन कोण आपस में बराबर होगा तो समरूप तो ऐसे हो ही जाएगा। तीन कोण के अलावा अगर दो कोण भी आपस में बराबर हो रहा है फिर भी ये समरूप होगा। कैसे देखो, इसको बोलते डबल ए। इसका मतलब कौन कौन समरूपता, क्या बोलते हैं, कौन। ठीक है, अपना काम करते रहो। कौन कौन समरूपता, समरूपता। इसका मतलब हुआ यदि किसी, एक काम करते हैं पर लिख देते हैं। तो क्या कर रही है, कैसे अब इसका मतलब समझना। देखो सेकेंड नंबर में था कि अभी इससे पहले था कि तीन कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तीन कोण के अलावा सिर्फ दो कोण भी अगर आपस में बराबर हो गया तो अब भी समझ जाएंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। सीधा सी बात है, अगर मान लो कि दो कोण आपस में बराबर हुआ ना तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये हो गया तुम्हारा 80 डिग्री, ये हो गया कितना 70 डिग्री, 80 70 कितना हो गया 150 हुआ ना। ये भी 80 ये भी 70 150 हो गया। तो सीधा सी बात ये तो 30 होना है, ज़्यादा तो होगा नहीं। यहाँ पर भी 150 हो चुका था ना, यहाँ पर भी क्या होगा 30 ना होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा ही, ये अलग से कहाँ से हो पाएगा। इसी वजह से तीन कोण के अलावा दो कोण भी बराबर दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, तब समझ जाएंगे कि ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है, क्वेश्चन मतलब इस वाला मेथड में कि इस कसौटी में। अगला पॉइंट फिर लिखो इसका। कितना पॉइंट लिखने का देने की। हाँ, अब फ्लावर का मतलब हमें तो फूल को मार डालेंगे। चल देखो सब को ना वही है, बताओ तुम लोग पूछने का मतलब वही था, तब तो बताया गया। अब समझो, इसमें यहाँ पे बोला गया है यस 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 मतलब भुजा का मतलब बताए थे इनका, तो इसका मतलब भुजा 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 समरूपता। तो इस समरूपता का मतलब होता क्या है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था। इनका मतलब सीधा सी बात है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजा, तीनों बोला भुजा था ना, दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के साथ समानुपाती हो जाए या हो, तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ABC और PQR, इसमें कोण की चर्चा नहीं किया गया है, सिर्फ भुजा का माप दिया हुआ रहेगा। और वहाँ से पता करो कि इस तरह का अगर माप है, यानी क्वेश्चन में माप कुछ भी हो सकता है। इसमें हम 5 6 7 लिखा हुआ है, 10 12 14 लिखे हैं, है ना। तो कुछ भी माप हो, एक एग्जाम्पल इसमें दिखा रहे थे हम कि AB बटे अगर PQ करेंगे तो जो भी इनका वैल्यू निकलेगा उसके बराबर ही AC बटे PR का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है, उसी के बराबर BC बटे QR का भी वैल्यू निकलेगा। जैसे यहाँ पे जब इसको मान निकालेंगे, मान के माध्यम से बनाना चलेंगे तो सबका मान सेम सेम ही निकलेगा, AB बटे PQ, यानी कि 1/2 1/2 सब में निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि अगर सिर्फ भुजा ही लिखा हुआ है और भुजा का रूप इस प्रकार का बनता है, अनुपाती अगर होता है, तो ऐसा कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा बिना कोण का भी। ऐसा समझे बात, एक कंडीशन में लागू होगा। तीसरा नंबर था। चौथा नंबर देखो क्या होगा इसके बाद, चौथा नंबर लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, कम कम बनता है। अब इसमें आते हैं, समझो इधर,
यहाँ पे बोला गया कि यस ए यस समरूपता का एक कसौटी है। इसका मतलब हो गया भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है यहाँ तक ना। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यही है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा दो संगत भुजा के साथ समानुपाती हो, तो दो भुजा क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें डबल यश लिया गया है। ठीक है ना। और दोनों के बीच में क्या है, ए है। इसका मतलब हुआ तो दोनों भुजा द्वारा अंतरित कोण, मतलब दोनों भुजा से जो कोण बनेगा वही कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा कोण बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं अंतरित, मतलब होता है इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है। तो दोनों भुजा के द्वारा, कौन भुजा, जो भुजा समानुपाती होगा उसी भुजा के द्वारा जो भी कोण बनेगा वो दो कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तब समझेंगे ऐसा दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है, ये पिक्चर के माध्यम से समझो इसी बात को किस प्रकार से लिखा गया था। इसमें बोला दो भुजा समानुपाती होगा, जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर है ना, ए बी बटे पी क्यू अच्छा बराबर ए सी बटे पी आर। इसमें क्यू आर का चर्चा नहीं किया गया ना, तो यहाँ पर कितना होगा 5 10 ठीक था, 6 और 12 लिखे सुनिए नहीं चलो यहाँ पे क्या लिखे थे पहले से हम, कितना था 7 था ना। अच्छा रुको, तो यहाँ ए सी का चर्चा नहीं किया गया है, किसका चर्चा होगा, बी सी का है ना, बी सी का जो वो लिखो बी सी बटे क्यू आर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो दो भुजा आपस में समानुपाती कौन कौन सा हो गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे क्यू आर हो रहा है। तो ए बी और बी सी यही से यूज किए थे ना, ए बी को और बी सी को, तो इन दोनों भुजा के द्वारा कौन सा कोण बनता है, तो यहाँ पर बी कोण नंबर बी बन रहा है 30 डिग्री वाला कोण, तो यही कोण बराबर होना चाहिए इस त्रिभुज का कौन से कोण से, जो भी भुजा इनका यूज लिया गया है। इसका कौन सा भुजा लिया गया है, पी क्यू और क्यू आर भुजा लिया गया था, तो पी क्यू और क्यू आर से कौन सा कोण बना, क्यू कोण बन रहा है ना। तो इनका क्यू कोण बना, इनका बी कोण बना, तो यहाँ पर कोण बी और कोण क्यू भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर अगर हुआ और दोनों भुजा का भी अनुपातिक निकला, तब समझ जाएंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुआ, बराबर नहीं आपस में समरूप हुआ। ठीक है ना। तो ये 4 तरीका हुआ किसी भी दो त्रिभुज को आपस में समरूप खोजने के लिए, समरूप है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इन्हीं 4 मेथड जो है हमेशा सवाल में आएगा सामने, जब क्वेश्चन बनाए बुक का ना, तो ये सब 4 मेथड में कोई भी मेथड या कोई भी कसौटी सामने आ जाएगा और वहाँ से पकड़ना पड़ेगा कि मेरा समरूप हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है। ठीक है। ये था समरूप के बारे में, और थोड़ा रह गया सर्वांग के बारे में, अगला क्लास में करते हैं उसको। सर कल करते हैं। हाँ जो भी हो, कल ही अगला क्लास हुआ, जब भी हो तो नहीं अभी नहीं, अजीब बुरी लगता है, भागेगी तब। अपना पेन रख लीजिए।